हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 और 20 मई के करंट अफेयर की, जो तमाम एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। सभी मुद्दों की आपके साथ वार्तालाप की जाएगी, मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। जैसे आज हम किसकी बात करेंगे, फ्रांस के नए पीएम बने हैं, महिला पीएम बनी है, कौन बनी है उसके बारे में जिक्र करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में 2022 के अंदर 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया, लॉन्च किया गया है, तो वो कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिविलियंस को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत हाल ही के अंदर बरी कर दिया है। स्वीडन और फिनलैंड, कल के करंट अफेयर में हमने देखा था कि नाटो ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन नाटो का एक सदस्य देश जिसने एतराज व्यक्त किया है, तो वो देखेंगे कौन है। इसके अलावा कर्नल धर्मवीर का हाल ही में निधन हो गया, तो उनको देखेंगे वो कौन सी लड़ाई के अंदर शामिल थे। 3.5 करोड़ वर्ष पुराना दुर्लभ प्रजाति के जीवाश्म, सांप के जीवाश्म मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले उसके बारे में बात करेंगे। 52 में बाघ अभयारण्य के रूप में किसको घोषित किया गया है और वो कौन सा है और कौन से राज्य के अंदर है और उसकी विशेषताएं क्या है, उन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर करें और अपने मित्रों को बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर लाने के लिए सजेशन करें। तो दोस्तों, करते हैं हम अपना वीडियो शुरू। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है। हाल ही के अंदर फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, एलिजाबेथ बोरन को बनाया गया है। उन्हें प्रेसिडेंट, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों ने नियुक्त किया है। पिछले 3 दशक में पहली बार फ्रांस में एक महिला पीएम बनी है। वर्तमान में उनकी आयु जो 61 ईयर्स की है, वो फ्रांस में सत्ता का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, जैसे हमें इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर प्रमुख पीएम को माना जाता है और फ्रांस के अंदर प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का स्थान आता है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकते, इस्तीफा जरूर मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार केवल नेशनल असेंबली को ही होता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति जो है एमैनुअल मैक्रों है और मुद्रा जो है यूरो है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2022 में किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण किया है। तो 2 स्वदेशी युद्धपोत का हाल ही में जलावतरण किया गया है। एक का नाम सूरत है और दूसरे का नाम उदयगिरी है। दोनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को मुंबई में 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया है। इसका निर्माण जो है मंझगांव डाक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि इनों का निर्माण किसने किया है, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। इस कंपनी के परिसर से दोनों युद्धपोतों का जलावतरण हुआ था। कुछ वक्त के लिए दोनों जो है वॉरशिप को समुद्र में टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और जैसे इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा तो इनके नाम के आगे INS लगना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा है कि दोनों जहाज़ों के निर्माण के लिए आवश्यक लगभग 75% उपकरण और प्रणालियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी जो है MSME सहित स्वदेशी फर्मों से प्राप्त किया गया है। किसने किया है डिजाइन? इन दोनों को डिजाइन जो किया है वो डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल DND के द्वारा इनको डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना की अगर क्षमता देखें तो वर्तमान बेड़े में 130 से अधिक जहाज हैं और पनडुब्बियां और 230 से अधिक विमान भी शामिल हैं। नौसेना का आधुनिकीकरण क्यों किया जा रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो नौसेना की भूमिका हमेशा भारतीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बदल रही परिस्थितियों में 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापक विस्तार के कारण नौसेना का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। 2 मुख्य कारण हैं,
सबसे पहले भारत अपने अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर पर निर्भर है, जिसमें तेल और गैस प्राप्त होती है। तो हिंद महासागर से तेल और गैस प्राप्त करने के लिए नौसेना मजबूत होना जरूरी है। दूसरा है कि चीन के द्वारा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नवंबर 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी चीन की सेना पर एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास लगभग 355 जहाज और पनडुब्बियों की कुल युद्ध शक्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, और इसमें लगभग 145 से अधिक लड़ाकू विमान भी शामिल है। हाल की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में चीन को नंबर 1 पर बताया गया। नौसेना का प्रमुख वर्तमान में कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, इंडियन नेवी के किस प्रोजेक्ट के तहत बने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत सूरत का जलावतरण किया गया? सूरत का जो जलावतरण किया गया फ्रेंड्स, वो प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। ये इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15B को विशाखापत्तनम श्रेणी भी कहा जाता है। जो प्रोजेक्ट 15B है उसको फ्रेंड्स विशाखापत्तनम श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। मतलब है कि इसमें अन्य वॉरशिप पर हमला करके नष्ट करने की क्षमता होती है इसके अंदर। प्रोजेक्ट 15B के तहत बना ये चौथा युद्धपोत है। अभी तक प्रोजेक्ट 15B, जिसको हाल ही के अंदर 15 प्रोजेक्ट B जो है, जिसका दूसरा नाम हमने देखा था विशाखापत्तनम श्रेणी था, इस श्रेणी का ये चौथा है। अभी तक 3 पहले बन चुके हैं, चौथा कौन सा है? सूरत है। अगर सूरत की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 163 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 17.5 मीटर है, और वेट अगर देखें तो 7383 टन का है, और स्पीड देखें तो 30 कैनोट्स की है। युद्धपोत सूरत में कौन से हथियार है? तो अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, एडवांस्ड एक्शंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली भी इसमें लगी हुई है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के खतरे से मुकाबला करने के लिए लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के किस प्रोजेक्ट के तहत बने युद्धपोत उदयगिरी का जलावतरण किया गया है? तो उदयगिरी का जो जलावतरण है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A को नीलगिरी श्रेणी में रखा जाता है, और ये जो 17A है फ्रेंड्स, ये दूसरा है। अभी तक एक पहले बना था नीलगिरी, अभी ये दूसरा बना है उदयगिरी। इसका नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला उदयगिरी के नाम पर रखा गया था। उदयगिरी 17A क्लास का ये दूसरा सैटेलाइट फ्रिगेट है। पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था और दूसरा ये उदयगिरी बना है। युद्धपोत की अगर बात करें उदयगिरी की, तो इसकी लंबाई जो है 149.02 मीटर है, चौड़ाई जो है 17.8 मीटर है, और अगर फ्रेंड्स बात करें वेट की तो 6670 वेट है, और स्पीड की बात करें तो 28 कैनोट्स हैं। इसके अंदर भी अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, एडवांस्ड एक्शंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली लगी हुई है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के खतरे से मुकाबला करने के लिए लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम बेस में लगा हुआ है उदयगिरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिविलियंस को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए रिहा कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है वो है 142(2). 142 के तहत अब क्या है आर्टिकल 142, ये देखते हैं। एजी पेरारिविलियंस को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए रिहा कर दिया। एजी पेरारिविलियंस को 21 साल पहले 11 जून 1991 में 19 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था, जबकि फांसी की सजा सुनाए जाने के 24 साल बाद उन्हें रिहा किया जा रहा है। तो देखते हैं आर्टिकल 142। अनुच्छेद 142 को 2 भागों में अलग अलग बांटा गया फ्रेंड्स। तो भाग नंबर जो 1 है अनुच्छेद का 142 फर्स्ट, वो क्या बोलता है
कि सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है, अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून से हटकर अलग आदेश दे सकता है। यह पावर देता है अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 142 जो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने और दोषी के मामले की जांच करने का अधिकार देता है और इसके अलावा दोषी को दंडित करने का अधिकार भी ये 142(2) देता है। अब देखते हैं राजीव गांधी हत्याकांड मामला क्या था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के शहर श्री पेरबुंदर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बम से हत्या की गई थी। महिला सुसाइड बॉम्बर धनु ने एक बम वाली फूलों की माला से राजीव गांधी और 16 अन्य लोगों की हत्या की थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड LTTE मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का एजेंट शिवरासन था। एजी पेराविलियंस को राजीव गांधी की हत्या से संबंध बताया गया था कि पेराविलियंस को कि राजीव गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड शिवरासन के लिए 9 वोल्ट की 2 गोल्डन पावर बैटरी सेल खरीदने का दोषी पाया गया था। किसको? जिनको हाल ही में रिहा किया गया है, पेराविलियंस को। पेराविलियंस को 11 जून 91 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर अन्य दोषियों पर टेररिज्म एंड डिसप्रेटिव एक्टिविटी एक्ट टाडा के तहत मामला दर्ज किया गया था। टाडा एक कानून होता है, अभी चर्चा करेंगे, उसके तहत उनका मामला दर्ज किया गया था। पेराविलियंस के मौत की सजा 28 जनवरी 1991 को लंबी सुनवाई के बाद टाडा कोर्ट ने पेराविलियंस समेत 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। पेराविलियंस व अन्य दोषियों को 9 सितंबर 2011 को फांसी दी जानी थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी के आदेश पर रोक लगा दी। सीबीआई के एसपी का बयान, फिर सीबीआई के एसपी का एक बयान आया 2013। सीबीआई के पूर्व एसपी वी त्यागराजन, जिन्होंने टाडा रियासत में पेराविलियंस का कबूलनामा किया, त्यागराज ने खुलासा किया कि उन्होंने इस कबूलनामे को स्वीकारोक्ति बयान के रूप में प्राप्त करने के लिए इसे बदल दिया था। उन्होंने कहा कि पेराविलियंस ने कभी नहीं कहा कि उसे पता है कि जो बैटरी उसने खरीदी है उसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाएगा, ये उसको पता नहीं था। मौत की सजा उम्र कैद की सजा में बदली। सीबीआई के एसपी के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2014 को राजीव गांधी मामले में पेराविलियंस को व अन्य दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। पेराविलियंस ने रिहाई की मांग की तो तमिलनाडु में पेराविलियंस की रिहाई को लेकर राजनीति भी हुई और 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु कैबिनेट ने सभी 7 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल के दफ्तर में सिफारिश फाइल रुक चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने किया फिर हस्तक्षेप। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के मामले पर फैसले लेने का आदेश दिया। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के 31 साल बाद पेराविलियंस को रिहा करने का आदेश दे दिया। तो ये थे राजीव गांधी हत्याकांड का मामला पूर्ण, किस तरह से इनको रिहाई मिली, सारी बात आपके साथ शेयर की है। आशा करते हैं कि बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के किस सदस्य देश ने स्वीडन और फिनलैंड को इस सैन्य गठबंधन में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पर ऐतराज व्यक्त किए? हाल ही में कल करंट अफेयर में हमने देखा था कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन नाटो का ये एक सदस्य देश जिसने इस पर ऐतराज किया है, और वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो देश है तुर्की। तुर्की ने इस पर ऐतराज व्यक्त किया है। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। इसका विरोध सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चेतावनी की कि यह एक गलती होगी। इसी बीच अब नाटो सदस्य तुर्की ने भी स्वीडन और फिनलैंड के इस ऐलान पर ऐतराज बताया है। ये ऐतराज भी गंभीर है क्योंकि नाटो की सदस्यता के लिए जरूरी है कि उसके सभी सदस्य देशों की मंजूरी मिले। एक सदस्य ने भी मना कर दिया तो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता
नहीं मिल पाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि अमेरिका तुर्की को समझा लेगा। तुर्की ने क्यों जताई है आपत्ति? सवाल तो यही पैदा होता है कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया, क्यों जताई आपत्ति? तो बीसीसी के अनुसार तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड कुर्दी संतान वर्किंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तुर्की पीकेके को आतंकवादी संगठन मानता है और इस संगठन ने वर्षों से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई छेड़ी हुई है। तुर्की ने यह भी कहा है कि वह किसी को नाटो में शामिल होने को लेकर धमकी नहीं दे रहा है। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड से यह मांग की है स्वीडन और फिनलैंड को आतंकवाद पीके का समर्थन बंद करना चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी देकर तुर्की से निर्यात प्रतिबंध को भी तुरंत हटा देना चाहिए। फिनलैंड से तुर्की से बातचीत करने को तैयार है। बीसीसी के अनुसार फिनलैंड के राष्ट्रपति सोनी निनिस्तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने स्वीडन और फिनलैंड को किया सपोर्ट। अमेरिका ने दोनों देशों को नाटो में शामिल होने के लिए ऐलान को लेकर समर्थन दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्किसन ने कहा है कि नाटो में दोनों सदस्यों के शामिल होने को लेकर कई देशों ने समर्थन दिया है। इसके अलावा उनकी तुर्की के विदेशी मंत्री के साथ भी बातचीत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल धर्मवीर का निधन 16 मई 2022 को ही हो गया। वह 1971 के युद्ध के दौरान किस जगह की लड़ाई में वीरता में शामिल थे? तो वो लड़ाई थी फ्रेंड्स लोंगेवाले की लड़ाई में ये शामिल थे। पाकिस्तान के साथ 1971 में के युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई के नायक कर्नल धर्मवीर का गुड़गांव में निधन हो गया। लोंगेवाला की लड़ाई में योगदान। दरअसल लोंगेवाला पोर्ट्स पर 4 दिसंबर 1971 की रात में पाकिस्तान आर्मी ने हमला करने वाली थी। इस हमले की भयानक कर्नल धर्मवीर को लगी गई और इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने सीनियर मेजर चांदपुरी को आगाह कर दिया, लेकिन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स तुरंत सहायता देने में असमर्थ थी। धर्मवीर के साथ सिर्फ 20 से 22 सैनिक ही थे। इतने कम सैनिक होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को उलझा रखा था। सुबह होते ही फिर इंडियन एयरफोर्स सहायता देने के लिए आ गई। लोंगेवाले की लड़ाई पर बनी फिल्म कौन सी थी? बॉर्डर। वर्ष 1997 में आई फिल्म बॉर्डर लोंगेवाले की लड़ाई पर आधारित थी। फिल्म में कर्नल धर्मवीर का किरदार अभिनेता अक्षय खन्ना ने निभाया था। हालांकि फिल्म को फिक्शनल मोड देने के लिए कर्नल धर्मवीर के किरदार को शहीद दिखाया गया था, लेकिन असल में कर्नल धर्मवीर लड़ाई के दौरान जीवित थे। फिल्म में मेजर चांदपुरी का किरदार सनी देओल ने भी निभाया था। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक ये युद्ध चला था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पर ला दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने का ऐलान कर दिया था। इसी लोंगेवाली की लड़ाई के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का खंडन शुरू हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने किस दुर्लभ प्रजाति के सांप के जीवाश्म पाए गए? तो ये दुर्लभ प्रजाति है मेडसोइडे के पाए गए हैं फ्रेंड्स। ये जीवाश्म पर्वत के पास पत्थरों के ढेर में मिले हैं और खोज 3 मई 2022 को जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पैलियोबोटनी में पब्लिश हुई थी। किन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया, इन सभी ने मिलकर इस जीवाश्म की खोज की है। क्या होते हैं मेंडेसोइडे? मेंडेसोइडे मध्यम आकार से लेकर बड़े आकार के सांपों का एक विलुप्त समूह होता है। ये समूह सबसे पहले क्रेटेशियस पीरियड में लगभग 14.5 से लेकर 6.6 करोड़ वर्ष पूरे के दौर में मौजूद था। यह समूह ज़्यादातर गोंडवाना भूमि में फैला हुआ था। जीवाश्म के रिकॉर्ड से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकांश गोंडवाना महाद्वीप में पैलियोजेन के मध्य काल में ये पूरा समूह गायब हो गया था, जहां ये पैलिस्टोनिया के अंत तक अपने अंतिम ज्ञात समूह वोनाबी के साथ जीवित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है? तो अनिल बैजल जो उपराज्यपाल थे कहाँ के? दिल्ली के।
अनिल बैजल दिसंबर 2016 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिए। दिल्ली की बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल है, डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। इसका ऐलान पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। तो एक आपको यह भी ध्यान रखना है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव। ये जैव विविधता के संरक्षण और क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन और विकास लाने में मदद करेगा। और राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने पिछले साल 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्र को बाघ अभयारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये बाघ के अलावा भारतीय भेड़ियों, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, सुसुत भालू, सुनहरा शियार, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी जैसे जंगली जानवरों में यहाँ देखे जा सकते हैं। 2019 में जारी स्टेट्स ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 20 राज्यों में 2967 बाघ थे। टोटल 2967 बाघ थे। राजस्थान में अन्य टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अलवर में सरिस्का है और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है। राजस्थान की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 19 और 20 मई को जितनी भी घटना घटित है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और सभी मुद्दों पर बहुत अच्छी तरह से आपको विस्तार के साथ समझाया है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके। 2022-23 में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें और कंटिन्यूज वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और अन्य ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।